नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल बुरांस में। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करते हैं सरलाबेन की। सरला आश्रम जो कि धर्मघर, हमारे क्षेत्र धर्मघर के पास में है। हिम दर्शन कुटीर के रूप में इसको हम जानते हैं। बात करें सरलाबेन की तो इनका मूल नाम था कैथरीन मैरी हाइलेमैन, जो कि भारत ही नहीं उत्तराखंड के विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर और अनेक प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन थे उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। सरला आश्रम यदि हम चौकोड़ी से धर्मघर की ओर जाते हैं तो कोटमनिया से लगभग 2 किलोमीटर दूर आप देख रहे हैं रोड के नीचे की ओर एक नर्सरी तैयार की जा रही है। और उससे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एजेंडी बुबू का मंदिर हमें दिखाई देगा एक मोड़ पर। और इसके तुरंत बाद रोड के ऊपर हिम दर्शन कुटीर यानी कि सरलाबेन आश्रम रोड से लगा हुआ है। सरला आश्रम की बात करें तो सरलाबेन ने, जो कि गांधी जी की शिष्या थी, उन्होंने पर्यावरण के अनेक कार्यक्रमों के तहत इस स्थान को चुना और बहुत सारी बालबाड़ी, बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित छोटी छोटी इकाइयाँ बनाकर जंगलों को बचाने का और विशेष रूप से चिपको आंदोलन में उनकी भूमिका रही। आप देख रहे हैं ये जो पट्टिका है वो स्पष्ट करती है कि अनेक उद्देश्य को लेकर ये संस्था कभी बनाई गई। किंतु आज यदि हम बात करें सरला आश्रम की तो यहाँ पर शोभा बहन रहती हैं, जो कि वयोवृद्ध हो चुकी हैं और वे अकेली रहती हैं। कभी यहाँ पर बहुत सारी निराश्रित महिलाएं रहा करती थी और उनको सिलाई कताई के साथ साथ बहुत सारी विधाओं से परिचित कराया जाता था। एक पुस्तकालय और वाचनालय भी यहाँ पर है। तो आज चूँकि ठंड बहुत थी, हम लोग मिलने चले गए शोभा बहन से। और वयोवृद्ध जो दीदी हैं बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही अपनेपन से वे हम सब के साथ बैठती हैं और ढेर सारी जानकारियाँ हमको देती हैं कि किस तरह से इसकी स्थापना हुई, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन यहाँ पर चलाए। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इस धरोहर को देखने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है, चाहे हमारी सरकार, हमारा शासन, प्रशासन। तो आइए कुछ बातें साझा करते हैं। दोस्तों, अपने कार्यक्रम फसक के तहत समय समय पर मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने आसपास की उन कुछ हस्तियों से मिलें या फिर उनसे प्रेरणा लें जो अपने आप में एक अध्याय हैं और एक लंबा समय, क्योंकि 2-3 पीढ़ी का अनुभव एक तरह से जिनके पास है। और हाल ही में हमने हेरिटेज एक वर्कशॉप की। हालांकि वो पर्यटन से जुड़ी हुई थी, लेकिन पर्यटन के बहाने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र वहाँ पर हुआ, चाहे हमारा सांगड़ क्षेत्र का ढोलकुड़ा है या फिर हमारा हिमकुटीर आश्रम जो कि धर्मघर के पास है। तो मैं आपको मिला रहा हूँ हम सब की प्यारी दीदी से, शोभा दीदी, जो कि सरला आश्रम में यहाँ पर रहती हैं। और समय समय पर जब भी हम लोग को समय होता है आप की बहुत अच्छी अच्छी सी बातें सुनने के लिए हम लोग आते हैं। और चूँकि आज ठंड बहुत है और दीदी को हम लोग परेशान कर रहे हैं शाम के समय, आप सबको बताना चाहूँगा कि हम लोग गांधीवादी की बातें पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं गांधी जी या तो नोट में रह गए और या फिर खादी के नाम पर विचार में रह गए। धरातल की यदि हम बात करें, आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, लेकिन अभी जैसे कि दीदी के साथ हम लोग बैठे, दीदी ने बताया हम लोग आत्मनिर्भर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे आपने बालवाड़ियाँ यहाँ पर स्थापित की, किस तरह से यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर, शराब उन्मूलन को लेकर बहुत सारे ऐसे जन आंदोलन यहाँ पर कभी ना कभी आपने यहाँ पर चलाए। और आपने बताया कि बहुत कम उम्र में आप यहाँ आश्रम में आ गए थे। तो दीदी मैं चाहूँगा, क्योंकि सरला आश्रम के बारे में लोग इंटरनेट पे ढूंढते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो कितने साल की उम्र में आप आश्रम में आ गए थे? मैं तो बेटा, मैं 10 साल की उम्र में, ये आश्रम तो बात को बना है। लक्ष्मी आश्रम कौसानी जो सरला हिंदी ने 1946 में जिस स्थापना हुई थी, नई तालीम शिक्षा के लिए बनाया गया था, अभी भी चल रहा है वो। तो 10 साल की उम्र में वहाँ पर पढ़ने के लिए आ गई थी। मैं अपने जो जिस घर में जन्म लिया वहाँ मैं
दूसरी पास करके आई थी, अच्छा। तीसरी में वहाँ रही थी। तो वहीं पढ़ाई लिखाई की और 1946 में बन गया था। तो दीदी सरला बहन के बारे में आज की नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी के लोग जानें कि सरला बहन कौन थी। गांधी जी की शिष्या के रूप में तो हम उन्हें जानते ही हैं, और कैसे इस आश्रम की स्थापना हुई। सरला बहन इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उनके उनकी दादी जो थी वो जर्मन थी। तो जर्मनी से उनकी जो माँ थी वो इंग्लैंड की थी, और पापा उनके पिताजी थे वो स्कॉटलैंड में रहते थे। तो बहन जी की पढ़ाई लिखाई जो हुई वो इंग्लैंड में ही हुई। क्योंकि जब बहन जी 14 साल की थी तो उस समय पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध हुआ तो उससे बहन जी छोटी उम्र की थी, और उनको अंदाज नहीं आया कि विश्व युद्ध हो क्यों रहा है। क्योंकि उनकी दादी जर्मन थी, उनको इसलिए शत्रु पक्ष का माना गया। जब शत्रु पक्ष उनको माना गया तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं तो जर्मन गई भी नहीं हूँ, तो मुझे क्यों शत्रु पक्ष का माना गया। तो उनको स्कूल में भी परेशानी होती थी, लोग उनको परेशान करते थे कि तुम शत्रु हो। तो इस प्रकार से उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वहाँ। जी जी। तो फिर जब वो पढ़ती थी तो उनको प्रकृति के विषय बहुत प्रेम था बचपन से ही। वो जब छुट्टियाँ होती थी, लोग बाहर घूमने जाते थे, तो बहन जी साइकिल लेकर जंगलों का भ्रमण करती थी। चिड़ियों का भ्रमण की बोलियाँ जानना, चिड़ियों को देखना, जंगल के पेड़ों के बारे में जानना, ये सारी उनके बचपन से ही जंगलों में भटकती थी उन दिनों। और जब लंबी छुट्टियाँ पड़ती किसी गांव में जाकर रहती थी। गांव में गरीबी की सेवा करना, उनके बीच रहना, उनका रहन सहन देखना, उस ढंग से रहती थी। क्यों तो इंग्लैंड शहर में रहती थी, तो उनको गांव का जीवन बचपन से सदग्रस्त थी। वो बहन जी हर चीज़ से कैसे चीज़ों को संभालना, किस ढंग से चीज़ों का उपयोग करना। उनके घर में कहीं पार्सल आता था तो उनकी दादी कभी भी कैंची से काटती थी डोरी को। अच्छा। वो हमेशा उनकी गांठ खोलती थी। अच्छा। कि जो तागा होता था जो उस चलते वो गांठ खोलती थी। काफ़ी समय था। बच्चे तो 2 भाई बहन थे जी। तो बच्चे तो उसमें बच्चों को उत्सुकता होती, उनको कुछ चलता कि इसमें क्या है। लेकिन दादी कहती धैर्य रखो, और ये जो तागा है जिससे पार्सल सिला गया है, इसको हम बर्बाद करते तो बर्बाद हो जाएगा। ये देश की संपत्ति है। जी। तो भले देश की संपत्ति नहीं कहती, लेकिन इनका बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी। इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा वो कहती, दादी उनको सिखाती थी। तो पार्सल के भले 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, वो गांठा खोलती थी। उसके बाद ताकि धागे की बचत हो जाए और वो दोबारा काम में लिया जा सके, बर्बाद ना हो। जी। तो इस प्रकार से उनको बचपन शिक्षा मिली। तो जी। फिर वो जब बड़ी हो गई तो वो उनकी दादी बड़ी भक्त थी। वो कहती थी कि हर रविवार को तुम गिरजाघर में जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। जी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय बहन जी को समझ में नहीं आता था कि भगवान किसकी ओर की बात सुनेगा। क्योंकि जर्मनी में ईसाई लोग रहते थे, इंग्लैंड में ईसाई लोग रहते थे। जी जी। तो दोनों गिरजाघर में जाते थे, तो दोनों कहते हमारी जीत हो जाए। तो बहन जी को समझ में नहीं आता है कि ईश्वर किसकी बात है, गिरजाघर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये उनके अंदर ये चलता। लेकिन तो दादी कहती कि और जगह जाते तो गिरजाघर तुमको जाना ही है करके। अच्छा। तो इस प्रकार से उनके घर में चलता रहता था। तो भारत कैसे आना हुआ? बता रही जी। तो जब बड़ी हो गई तो उनने गांधी जी का लेख पढ़ा। अच्छा। गांधी जी का लेख पढ़ा उन्होंने, और उससे लगा कि कोई मुझसा पागल भारत में भी है। तो उससे बापू से मिलने की इच्छा हुई उनको। अच्छा। क्योंकि बापू उस समय अफ्रीका से आ चुके थे और आज़ादी के लिए
काम कर रहे थे। तो उनको वापस से मिल गए वो। जब पहला क्या क्या मीटिंग हुई थी वहाँ, गोलमेज हाँ गोलमेज मीटिंग हुई थी, तो 30 उससे साल है, बहन 30 जी साल है, उससे 32 मिलना साल। चाह रही थी। तो लेकिन वर्षा थी तो किसी कारणवश लोगों ने सूचना नहीं दी, वो नहीं मिल पाई। तो उनके कुछ मित्र थे भारतीय, जहाँ पढ़ती थी वो, उनके जहाँ मित्र थे जो भारतीय से, उन बहन जी ने मित्रता की। और एक भाई थे मोहन सिंह मेहता, वो उदयपुर के थे, वहाँ की जो राजा के मंत्री थे उनके पिताजी। तो दरवाजे बंद कर दीजिए उन्हें ना, संपर्क मेन वाला, किया तो वही विद्यालय खोलना मेन चाहते वाला। थे। जी जी जी। तो उन्होंने भी भारत सरकार से कहा। उस समय ऐसा था कि नव युवतियों को, युवतियों को खास करके जो सरकार थे हमारी, वो सरकार उनको उनके लिए बैन लगा दिया गया था कि भारत ना आए। अच्छा। भारत गर्म देश था जी और इंग्लैंड ठंडा देश है, जी। तो इसलिए वो चाहती थी कि वो लोग ना उन्हें बैन लगाते। लेकिन सरला बहन को मोहन सिंह नेताजी से उन्होंने कहा कि हम एक विद्यालय खोलना चाहते हैं और उसमें सरला बहन को हम इंग्लिश टीचर बनाना चाहते हैं और हमको बहुत ज़रूरत है। तो किसी प्रकार से बहन जी वहाँ आई वहाँ, लेकिन वो तो अमेरिकी विद्यालय था। अच्छा। क्योंकि वहाँ सब मंत्रियों के इसके उसके सारे ऐसे लोग पढ़ते थे वहाँ पर। बहन जी को बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनको मन कम लगता था, मतलब कि मैं जिससे आई थी वो चीज़ मेरा नहीं हो पा रहा है। जी फिर एक बार फिर वो गांधी जी ने संपर्क किया उन्होंने, और गांधी जी के पास आई हो। तो वहाँ आकर बापू ने उनको एकदम से स्वीकार कर लिया। उनको लगा कि कुछ न कुछ करने वाली है। तो उन्हें बापू के साथ फिर महिला संगठन के लिए, मजदूर संगठन के लिए, इसके लिए, देश के इन काम के लिए काम करती रही। लेकिन वो जो उनका स्वास्थ्य, क्योंकि वर्धा जो है बहुत गर्म जगह है, तो वहाँ उनको पीछे से मलेरिया हो गया। तो वो जब पीछे से मलेरिया हो गया तो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और बहन जी एक सबसे बड़ी बात थी कि वो प्राकृतिक शिक्षा में विश्वास करती थी, कि बापू उसको मानते थे, प्राकृतिक शिक्षा पर बापू प्राकृतिक में विश्वास करते थे। तो बहन जी दवाई नहीं लेती थी। मलेरिया में क्विनाइन लेना जरूरी होता था, जी। लेकिन बहन जी ने कहा मैं क्विनाइन नहीं लूँगी। तो बापू की जो एक प्राइवेट डॉक्टर थे सुशीला नैयर, तो बहन जी कहती रहती कि तुम जब क्विनाइन नहीं लोगे तो ठीक नहीं हो सकेगी। तो एक दिन की बात है कि बहन जी को बहुत तेज बुखार आ गया और 106 तक पावर चढ़। तो गांधी जी सरला बहन को देखने गए और डॉक्टर को लेके गए सुशीला को। तो सुशीला बहन ने कहा बापू ये इसको क्विनाइन खानी ही पड़ेगी, नहीं तो सुबह तक बचेगी नहीं, ये चली जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो लेकिन बहन जी मानी नहीं। तो बापू उनको छोड़ के चले गए, मतलब घूमने आए थे, मिलने आए थे, चले गए। लेकिन रात को सरला बहन जी जब सुबह जब बापू घूमने के लिए आए और सुशीला नैयर साथी, तो सरला बहन जी अपने कुटिया के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तो बापू ने मजाक की, बापू ने कहा सुशीला देखो तो सरला बहन तो मर गई है, ये कौन आ गई खड़ी होकर के। फिर बापू ने पूछा तुम्हारा बुखार कैसे उतरा। तो सरला बहन जी ने कहा कि मैंने एक चादर ली, ठंडे पानी डुबोया, अपने बदन में लपेटा, ऊपर से 2-3 कम्बल ओढ़ लिए, तो उससे मेरा बुखार उतर गया। तो इस प्रकार बहन जी प्राकृतिक चिकित्सा में ही विश्वास रखती थी, या कभी होम्योपैथी दवा खा लेती थी। चलो ठीक नहीं हुई तो फिर उनको सुझाव दिया गया कि कहीं पहाड़ी ठंडे स्थान में कहीं। पहाड़ी स्टेशन पर जाना चाहिए और वहाँ पर थोड़ा इलाज करना चाहिए। तो लोग सुधाई लीलावती मुंशी थी, आप लोगों ने उनका नाम शायद सुना हो। तो देशभक्त थी, उन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया था। तो उन्होंने कहा कि चनौदा आश्रम जो है उस समय कुमाऊँ में या गढ़वाल में कहिए कि उत्तराखंड में सबसे पहला सोमेश्वर।
नहीं, सोमेश्वर के पास चौनौदा, कौसानी, चौनौदा, कौसानी के पास। कौसानी में चौनौदा। अच्छा, चुनौदा। हाँ, तो गांधी आश्रम से पहले वहाँ पर बना था। जी। वो खाद्य काम तो करते थे उनका, लेकिन मुख्य चौनौदा आजादी में, के कौसानी लिए में। काम करते थे। जी। तो सरला बहन सरला बहन वहाँ आई। जो वहाँ के मैनेजर थे वो गुजरात के थे, तो शांतिलाल त्रिवेदी। तो उन्हें ऊन लाना, पहाड़ का ना सब भ्रमण किया था। बहन जी को गांधी जी ने कहा था एक साल तो तुम आराम करना, उसके बाद ही तुम लौटना यहाँ, एक साल तुम बिल्कुल आराम करो। ये बहन जी आराम नहीं किया, उन्हें पहाड़ घुमा सारा, मिलब तक गई वो उनके साथ, और उन्हें यहाँ का अध्ययन किया। और उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर स्त्री शिक्षा का कोई नाम निशान नहीं है, स्कूली बहुत कम है, ये उनको महसूस हुआ। और उन्हें देखा कि यहाँ का पुरुष तो काम बहुत कम करता है, और महिलाएं रीढ़ की हड्डी है पहाड़ की, तो उन्हें महसूस किया। शायद नहीं। तो यहीं से फिर यहाँ कैसा आना हुआ, धर्मघर? अच्छा, ये तो बहुत लंबी कथा है। जी जी। धर्मघर तो फिर कौसानी आश्रम उन्होंने वो किया, मतलब खोला। वहाँ पर जो 17 सेनानी लोग थे उनके, वहाँ पर जो उनकी लड़कियाँ थी उनको लेकर के 5-6 लड़कियों को लेकर आश्रम खोला गया वहाँ पर। और बहन जी ने उस समय आज़ादी के लिए बहुत काम किया। और उन्हें जो उस समय जब ज़मीनें खिड़की हो जाती, लोगों के घर बर्बाद हो जाते, सब कुछ हो जाता है सारा, ये तो उन खाने पीने को नहीं रहता, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बहुत परेशानी होता। बहन जी ने उनकी सबकी सहायता की, लोगों से चंदा लिया और पूरे कुमाऊँ में घूमते रही इसके लिए। और वो लक्ष्मी आश्रम को एक संपूर्णानंद जी ने उनको दान में बंगला दे दिया था, तो वहाँ रहती थी वो, और दिन भर काम करती रहती थी। सबसे बड़ी बात है कि वो 2 बार जेल गई थी, और कुमाऊँ कमिश्नर जो थे उन्होंने कहा था सबसे खतरनाक औरत है कुमाऊँ की। तो उन्हें छठ है, मुंशियारी है, डीडी हाट है, इधर की ओर गढ़वाल की ओर है, सब जगह वो इस पर काम करती रही। तो फिर जब फिर वो 10 साल को लक्ष्मी आश्रम कौसानी का जब 20 साल 25 साल हो गए थे, कुछ कारणों से उन्हें उसमें थोड़ी देर छोड़ के वो पिनवाज के पास भूदान के इसके लिए काम में चली गई थी। 10 साल घूमती रही फिर, लेकिन उनको पहाड़ से मोह था, तो फिर वो उनके लिए स्थान उन्होंने चुना, क्योंकि हमारे काम तो पूरे कुमाऊँ में, पूरा उत्तराखंड में चलता था। यहाँ भी हमारी लड़कियाँ काम करती थी आश्रम की। तो ये स्थान उनको पसंद आया, और ये स्थान भारत सरकार ने उनको, उत्तर प्रदेश सरकार थी, गाँव वालों की मदद से ये स्थान उनको दिया गया। तो फसक कार्यक्रम के तहत मैंने जैसे कि बताया कि शोभा दीदी के यहाँ पर अक्सर हम लोग का आना जाना होता है। तो स्थानीय व्यक्ति के तौर पे हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और हम सब के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व भी हैं। आपके पास बैठना अच्छा लगता है, और जिस स्थान पर ये आश्रम है हिमकुटीर, बहुत ठंडा है यहाँ पर, क्योंकि दीदी का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा है। तो लकड़ी नहीं काटनी है, लकड़ी नहीं जलानी है। आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि वो जो पैकेट होता था उसको खोलने में भले ही बहुत समय लगता था। आजकल सीमेंट या फिर आटे के कट्टे आते हैं, हम लोग कैंची चला के तुरंत सब शॉर्टकट में उसको निपटा देते हैं। लेकिन जैसा बताया उन्होंने कि सिर्फ ये उद्देश्य था कि धागा जो है बर्बाद ना हो, देश की संपत्ति है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग जुड़े हैं। आप लोहाथल धर्मघर से लगते हुए इस क्षेत्र में आए, और बालिका शिक्षा को लेकर, शराब उन्मूलन को लेकर, विशेष रूप से पर्यावरण को लेकर, और विगत कुछ वर्षों पहले तक भी आप, चूँकि अभी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और अकेले यहाँ पर रहते हैं, तो समय समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, विजिटर्स बन के, टूरिस्ट बन के, चाहे हमारे नेता अभिनेता सभी लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से एक शमशानी वैराग्य कहते हैं, यहाँ पर आके उन्हें बड़ा एक ऐसा भाव आता है कि हम इस प्रकार की धरोहर
का कायाकल्प कर देंगे। इतनी पुरानी चीज़ें हैं। अब देश में आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो दीदी का जैसे मानना है कि जल संरक्षण को लेकर आपने कहा कि यहाँ पर कुआं नहीं खोदेंगे, क्योंकि कुआं खोदने से कहीं ना कहीं जल का जो स्तर है, जो प्राकृतिक विधियाँ हैं उनसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इतने छायादार स्थान पर आप रहते हैं, किसी भी प्रकार की पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, जैसा यहाँ पर आने के बाद बार बार हम लोग महसूस करते हैं, और मैं तो कहूँगा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी मैं यहाँ पर आया और हर बार ये तय हुआ कि यहाँ पर पानी आएगा, लेकिन आज भी हम लोग जब पहुँचे तो पता चला कि अभी तक यहाँ पर पानी नहीं आया है। हर घर जल हर घर नल जैसी योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं। हम लोग दरअसल आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, या गांधी जी की खादी को लेकर बहुत सारी ब्रांडिंग की बात पूरे देश में हो रही है, लेकिन जो हमारा मौलिक स्वरूप था, जो मूल बातें थी, जहाँ से खादी के साथ स्वरोजगार शुरू हुआ, गांधी जी के चरखे की हम लोग बात करते हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तकालय यहाँ पर है, तो अपने अगले संस्करण में मैं आश्रम के दर्शन आपको कराऊंगा। और दीदी के पास यदि कभी आप आते हैं तो चूँकि यहाँ पर ठंडा बहुत है, तो सुबह के समय आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से आप काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। दोपहर के समय जब तेज़ धूप हो, ताकि दीदी के साथ पर्याप्त बातें हो सकें। और हम सबके क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे पास इस प्रकार की धरोहर है। और आपके माध्यम से हमें, चाहे स्वराज आंदोलन है या फिर गांधीवादी युग की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आज यहाँ पर सड़कें हैं, दूरसंचार की सुविधाएं हैं, लेकिन सोचिए कि कभी यहाँ ना तो सड़कें रही होंगी, ना दूरसंचार रहा होगा, तो किस प्रकार से आपने बालवाड़ियों का संचालन किया, कैसे यहाँ की महिलाओं को एकत्रित किया। कई निराश्रित महिलाएं पहले यहाँ आश्रम में रहा करती थी, लेकिन समय तेज़ी से बदल रहा है। आज यहाँ मुफ्त में हमको राशन मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी आत्मनिर्भर जो शब्द है उससे दूर भाग रही है। हमारे पास संसाधन है, ज़मीनें हैं लेकिन बंजर हैं, पेड़ हैं लेकिन उन पर फल नहीं है। हम लोग दोष देते हैं बाघ को, तेंदुए को, बानरों को, लेकिन सही बात यह है कि जानवरों के घर में हम रहने लगे हैं और जानवर बेघर हो गए। तो आज के लिए फसक में दीदी के साथ बस इतना ही। अगले संस्करण में मैं आपको हिमकुटीर के दर्शन कराऊंगा, किस तरह से हिमकुटीर, ये जो आश्रम है सरला आश्रम, ये कैसे स्थापित हुआ, और यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रतीकात्मक चीज़ें हैं। एक खूबसूरत सी यहाँ पर लाइब्रेरी है। उनके जीवन दर्शन को लेकर अगली बार किस प्रकार शोभा दीदी यहाँ पर आई, किस प्रकार यहाँ पर संघर्ष रहा, किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, अगले संस्करण में हम लोग अवश्य बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।